जिंदगी में कमल है तो जवान पर भी कमल और भाजपा रहनी चाहिए कि नहीं? भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, कुशाभाऊ ठाकरे अमर रहे, राजमाता जी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। आज अटेर विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सबके मध्य विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र नरवरिया जी, आप सबके प्रतिनिधि और राज्य सरकार के मंत्री, लोकप्रिय नेता श्रीमान अरविंद भदौरिया जी, हमारे भिंड और दतिया संसदीय क्षेत्र से सांसद हमारी बहन संध्या राय जी, चुनाव प्रबंध समिति के भिंड जिले के संयोजक आदरणीय केशव सिंह भदौरिया जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अवधेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री आदरणीय केशव सिंह भदौरिया जी, हमारे पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया साहब, शिव शंकर समाधिया जी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, केपीएस भदौरिया जी, राज्य सरकार के हमारे दूसरे मंत्री और पड़ोस की महगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय ओपीएस भदौरिया साहब, रमेश दुबे जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष कोक सिंह जी, बहन कृष्णांता जी, विजय जयपुरिया जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पदाधिकारीगण और इस सम्मेलन में उपस्थित सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जनों, चुनाव की बेला है और तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले तो चुनाव शुरू होता था तभी पार्टियां टिकट तय करती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 39 टिकटों को घोषित कर दिया है, तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि चुनाव शुरू हो गया है। चुनाव की तैयारी की दृष्टि से प्रदेश भर में विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं। 200 से अधिक विधानसभाओं में कार्यक्रम हो चुके हैं। आज मुझे लगता है यह 201 या 202वां सम्मेलन अटेर विधानसभा का हो रहा है। मुझे इस सम्मेलन के माध्यम से आप सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को दर्शन करने का मौका मिला, तो इस अवसर पर मैं अपनी ओर से भी और भारत सरकार की ओर से भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी आप सब लोगों ने संचालक महोदय के द्वारा, अरविंद भदौरिया जी के द्वारा
हम सब लोगों के लिए बहुत तालियां बजाई, बहुत स्वागत किया। उसके लिए तो मैं आप सबका आभारी हूं। लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा यह देश और हमारी भारतीय संस्कृति हमारी परंपरा में न तो पैसे की पूजा होती और ना ही पद की पूजा होती, न हाड़ मांस के ढांचे की पूजा होती। हमारे यहां अगर पूजा होती है तो त्याग, तपस्या और बलिदान की पूजा होती है। अगर पैसे की पूजा होती तो सब लोग टाटा बिरला के दरवाजे पर लाइन लगाए रहते। हाड़ मांस के ढांचे की पूजा होती तो कोई भी आदमी पूजित हो जाता, और पद की पूजा होती तो जिसको पद मिला वो हर आदमी पूजित हो जाता। लेकिन हम सब जानते हैं ना कि पद मिल भी जाता है और पद चला भी जाता है, लेकिन व्यक्ति पद जाने के बाद याद नहीं रहता। पैसा भी आता ही जाता रहता है, पावर भी आती ही जाती रहती है। हाड़ मांस का ढांचा है, जब तक आत्मा है तब तक एक दूसरे को देख रहे हैं। जिस दिन आत्मा का प्रयाण हो गया उस दिन शरीर मिट्टी हो जाता है। तो आप देखो पूरे देश में बड़े बड़े स्थान हैं जहां आजादी से पहले राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। उन शहरों में अगर आप जाओगे तो हैदराबाद में निजाम की प्रतिमा मिलेगी, और क्षेत्रों में जाओगे तो राजा महाराजाओं की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगी। लेकिन उन प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि प्रतिमा पद की है, प्रतिमा कर्म और गुण की नहीं। अगर प्रतिमा त्याग, तपस्या और बलिदान की हो तो कोई किसी की जात नहीं पूछता। आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती हम मनाते हैं, कोई पूछता है चंद्रशेखर आजाद कहां के रहने वाले थे, कौन सी बिरादरी के थे? आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती हम मनाते हैं, किसी को मालूम वो कहां पैदा हुए थे? अशफाक उल्लाह को हम याद करते हैं। उनको याद इसलिए करते हैं कि उन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी हुई स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। हम उनके इस गुण की पूजा करते। एक तरफ पैसे वाले हैं, लेकिन एक तरफ फकीर भी है। पैसे वाले के पास जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं, लेकिन अगर फकीर सामने आ जाए तो तमाम सारे पैसे वालों को छोड़कर फकीर के पैर छूना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस फकीरी में हमारा आदर है, उस फकीरी में हमारी श्रद्धा है। ऐसे ही जब राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला आदमी भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्थान पर समय समय पर परीक्षा देता ही रहता है। एक कार्यकर्ता ऐसा है जो जन्म से भाजपा से जुड़ा है, आज तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके सामने आज भी आप दूसरी पार्टी की प्रशंसा नहीं कर सकते। गांव खेड़े में बैठे हुए ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी की बुराई बड़े से बड़ा नेता भी नहीं कर सकता। ये उसकी पार्टी के प्रति निष्ठा है।
इस निष्ठा के कारण उसका आदर है। आज केशव सिंह भदौरिया जी यहां बैठे, शिवशंकर समाधिया जी यहां बैठे। समाधिया जी वैसे तो हमारे ही नेता हैं पुराने, बीच में थोड़ा प्रतिनिधि पर गए थे लेकिन फिर परिवार में। अब आप सोचो कि जब इंदिरा गांधी ने देश में लोकतंत्र का गला घोंटा अपने स्वार्थ के लिए और आपातकाल लगाया, उस समय कोई अपील नहीं थी, कोई दलील नहीं थी। जो सरकार के विरोध में बोले वो जेल के शिक्षों में चला जाता था। तो हमारे केशव सिंह जी, मुन्ना खेरी जी 2 साल तक जेल में रहे, चाहते हुए भी माफी नहीं मांगी। यह इनका सैक्रिफाइस है कि नहीं है? हर आदमी जेल नहीं गया, लेकिन ये लोग जेल गए, जेल में दीवानों की तरह रहे, जेल में माफी नहीं मांगी, कांग्रेस के सामने सरेंडर नहीं किया। और आज भी इतने वर्षों बाद जब कह दिया कि भाई साहब बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन इस बार चुनाव की नाव में बैठकर आपको नाविक की भूमिका का निर्वाह करना है, तो आज हम सबके पास बैठे हुए। तो ऐसे हमारे दोनों मीसाबंदियों के लिए जरा जोरदार तालियां हम बजाएं, जिससे आने वाले कल में भी जेल जाने की जरूरत पड़े तो लोग तैयार रहे जेल जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इस दल को यहां तक पहुंचाने में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का योगदान है। एक जमाना था जब प्रतिकूलता थी। इस भिंड जिले की पावन धरती पर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाया। आज रामपाल सिंह जी हम सबके बीच में नहीं है। अटेर विधानसभा में मान सिंह भदौरिया जी हमारे कार्यकर्ता होते थे। डॉक्टर जादव साहब हमारे कार्यकर्ता होते थे। ये ऐसे कार्यकर्ता थे, न दबने वाले थे न झुकने वाले थे, और अगर गलत करो तो बैठक का भी माहौल बिगाड़ देते थे, और जब बताओ तो माहौल सुधार कर अटेर विधानसभा क्षेत्र में जीत भी दर्ज करा देते थे। इन सब का योगदान भिंड जिले में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में रहा है। देश के राजनीतिक परिदृश्य पर अनेक राजनीतिक दल हैं। कोई दल पूंजी के आधार पर काम कर रहा है, कोई दल भाषावाद के आधार पर काम कर रहा है, कोई दल परिवारवाद के आधार पर काम कर रहा है, कोई दल जातिवाद के आधार पर काम कर रहा है। लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरी पार्टी जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाला राजनीतिक दल है। हमारे दल को छोड़कर सारे देश में आप दृष्टिपात करो, कम्युनिस्ट पार्टियां कैडर बेस हुआ करती थी, लेकिन विचार के कारण वो तिरोहित हो गई, अब उनका अस्तित्व बचा नहीं। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, आप निगाह करके देखोगे तो सब पार्टियां परिवार आधारित हैं।
बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बेटा महासचिव है, बहू उपाध्यक्ष है, चाचा कोषाध्यक्ष है क्या नहीं? आपके पड़ोस में भी सपा का प्रभाव है, घर की पार्टी है क्या नहीं है बताओ? ऐसे कहीं भी देख लो, पश्चिम बंगाल में चले जाओ तो, आंध्रा में चले जाओ तो, तेलंगाना में चले जाओ तो, तमिलनाडु में चले जाओ तो, हर जगह जो राजनीतिक दल आज ये इंडिया नाम से इकट्ठे होते हुए दिखाई देते हैं, ये परिवारवाद के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। परिवारवाद का मतलब यह है कि अपने अलावा किसी का नहीं सोचना, और अपने अलावा किसी का नहीं सोचना तो फिर कितनी विकृतियां खड़ी होती हैं हम सब जानते हैं अच्छे से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। मैं जनसंघ की बात नहीं करता हूं। जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ, 80 में हम अलग हुए, भाजपा की स्थापना हुई। हमारे पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, दूसरे अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी थे, तीसरे अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, चौथे अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण थे, पांचवें अध्यक्ष जनकस मूर्ति थे, छठवें अध्यक्ष वेंकैया नायडू थे, सातवें अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे थे, आठवें अध्यक्ष नितिन गडकरी थे, और 9वें अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, और 10वें अध्यक्ष अमित शाह जी थे, और 11वें अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर एक काम करने वाला हिमाचल राज्य का कार्यकर्ता जगत प्रकाश नड्डा, जो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जो आदमी बूथ पर काम करता था वही व्यक्ति भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। बाकी दूसरी पार्टियों में किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कार्यकर्ता हमारी रीढ़ है और कार्यकर्ता हमारी प्रधानता है। दूसरी पार्टियों में किसी कार्यकर्ता से आप बात करो तो आप उससे पूछो कि भाई कांग्रेस पार्टी में क्यों हो, तो वो दो ही कारण बताएगा। कांग्रेस पार्टी में पद मिलने की संभावना है या टिकट मिलने की संभावना है, और या फिर कहेगा कि मेरे पिताजी कांग्रेसी थे इसलिए मैं भी कांग्रेसी हूं। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों हो, तो मैं अपने पिताजी के कारण नहीं हूं, और मैं विधायक सांसद बनने के लिए भी नहीं हूं। मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस एकात्म मानववाद के विचार के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है, वही विचार हिंदुस्तान को तरक्की दे सकता है, और वही विचार पूरे विश्व की मानवता को शांति का संदेश देने में समर्थ है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो हम विचार आधारित कार्यकर्ता भी, और इसलिए आप सबने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत स्वाभिमानी होता है, कई बार नाराजगी भी प्रकट करता है। नहीं बुलाओ तो आता भी नहीं है। कई बार अच्छे से तवज्जो ना दो तो भी उसके मन में रंज हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति के पीछे नहीं है, विचार के पीछे। व्यक्ति के पीछे जो रहते हैं वो तो उसके मुंह के सामने जिंदाबाद जिंदाबाद लगाते ही रहते हैं, लेकिन उनका इसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं होता। पोलिंग पर भी घुटने टेक कर पोलिंग को जिताने के लिए जो काम करता है, वो कार्यकर्ता भी विचार से जुड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वही घुटने टेक। और ऐसी करोड़ों लोगों कार्यकर्ताओं की मालिका जो है, उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र में हमारी सरकार है,
और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है। आप सब लोगों ने पिछले कार्यक्रमों में भी देखा होगा, तो मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये ताकत अगर एक साथ मिलकर ईमानदारी से संकल्प कर ले तो इन कार्यकर्ताओं के लिए भी कोई भी काम दुर्लभ नहीं है। बस संकल्प मन से होना चाहिए, संकल्प दिखावे का नहीं होना चाहिए, संकल्प जबरन भी नहीं होना चाहिए। 2003 का चुनाव था, मुझे ध्यान है जगह जगह पर कार्यकर्ताओं के संकल्प हुए थे। 2.5 साल में हमारी पार्टी ने भी 3 मुख्यमंत्री दिए। लोग कहते थे अब भाजपा की नहीं बनेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया तो 2003 में भी बनी और 2008 में भी बनी। और फिर लोग ये कहने लगे कि अब इस बार तो बन गई है, अब अगली बार नहीं बनेगी। लेकिन आपको ध्यान होगा, आप में से अधिकांश लोग 25 सितंबर में आए होंगे। 2013 में भोपाल कार्यकर्ता कुंभ में, वहां जब संकल्प हुआ तो 2013 में भी कांग्रेस को परास्त किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 18 में हम थोड़ा पिछड़ गए, गणित बिगड़ गया, लेकिन आज परिस्थितियों ने फिर हमारी सरकार बनाई है और आज सरकार अच्छे से काम कर रही है। मैं योजनाओं के विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप ईमानदारी से सोचोगे तो हर कार्यकर्ता को इस बात में दक्ष होना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश में विकास की दृष्टि से जो कुछ भी दिखाई देता है वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारा बेंड का नेतृत्व तो यहां बैठा हुआ है, आप सब लोग हैं। एक सड़क का नाम बताओ 2003 से पहले गांव में हो। एक गांव ऐसा बताओ 2003 से पहले जहां बिजली मिलती हो। आज अगर मध्य प्रदेश में विकास दिखाई देता है तो उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप सबके आशीर्वाद से 14 में हमारी केंद्र में भी सरकार बनी। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार आप देख रहे होंगे देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। काम छोटे हैं लेकिन उनकी मार बहुत बड़ी है। और इस तरफ सोच वो ही सकता है जो हिंदुस्तान को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना चाहता हो। अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो देश के हर घर में शौचालय चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय बनाने के लिए बात नहीं करी, लेकिन भारत विकसित राष्ट्र बने अगर आधी आबादी के पास शौचालय नहीं होगा तो भारत विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत की आधी से अधिक आबादी बैंक के संपर्क में नहीं थी, तो जनधन खातों की बात करी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, जब जनधन खातों की बात की थी तो कांग्रेस के लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं जिस गरीब का आप मजाक उड़ा रहे थे
कि खाता खुलने से क्या होगा, उसके पास तो पैसे ही नहीं जमा करने के लिए। आज उस गरीब के खाते में 1,99,000 करोड़ रुपया जमा है। ये नरेंद्र मोदी जी की कुशलता है। और आज अगर देश भर में सबके खाते खुल गए तो इसी का परिणाम है कि पीएम किसान सम्मान निधि आती है आपके खातों में। कौन कौन के खाते में आती है सम्मान निधि? ज्यादातर सबके खाते में आए। अब आप सोचो कि अगर कांग्रेस की सरकार में यह कार्यक्रम होता तो ये 6,000 रुपये लेने में एड़ी गिर जाती के नहीं, और पग पग में दलाल होता। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो कहते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 ही रह जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, गांव में 10 करोड़ किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपया उनके बैंक के खाते में जमा किया तो कोई दलाल और कोई कमीशन नहीं लगा, सीधा का सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचा। आज देश के 53 मंत्रालय हैं जिनका लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से व्यक्ति के खाते में जाता है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने देश की प्रतिष्ठा को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह जी विदेश जाते थे, आप लोगों को मालूम पड़ती थी क्या? किसी को ध्यान में आता था क्या प्रधानमंत्री विदेश में गए? बताओ, आता था क्या ध्यान में? लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं तो ध्यान में आता है कि नहीं आता? आज इसीलिए ध्यान में आता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत दुनिया के वैश्विक मंच पर इतनी बढ़ गई है कि भारतीय तो भारतीय, दुनिया का हर नेता, हर देश का पदाधिकारी, हर देश में रहने वाला भारत का नागरिक और दुनिया के तमाम सारे नेतागण ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश से बाहर निकले तो कुछ ना कुछ बड़ा काम अवश्य होने वाला है। एक समय था जब आतंकवाद की घटनाएं होती थी और जब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में बात करता था, पाकिस्तान पर आरोप लगाता था, तो आधी दुनिया पाकिस्तान के पीछे खड़ी होती थी। 9 साल का यह करिश्मा है कि जब हमारा नेता आतंकवाद की बात करता है और पाकिस्तान की आलोचना करता है तो पाकिस्तान दुनिया में अकेला खड़ा होता है, सारी दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। पहले आतंकवादी घटनाएं करते रहते थे लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आतंकवादियों ने उरी में घटना की, पठानकोट में घटना की, तो हमारी सेना ने पाकिस्तान के भीतर 250 किलोमीटर घुसकर आतंकवादियों से बदला लेने का काम किया। आज आर्थिक दृष्टि से भी सारी दुनिया में भारत की शौहरत बढ़ रही है और आज कोई हमें चाहे न चाहे लेकिन हमारी नीतियों को, हमारे सुधारों को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था को, हमारे यहाँ की शिक्षा को, हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को, हमारे यहाँ की खेती को, हमारे यहाँ के मशीनीकरण को, हमारे यहाँ के मेक इन इंडिया को, हमारे यहाँ के स्टार्टअप इंडिया को, हमारे यहाँ के स्टार्टअप इंडिया को जब दुनिया के लोग देखते हैं तो ये कहने को बाध्य होते हैं कि आने वाले कल में तेजी के साथ दुनिया में आगे बढ़ने वाली कोई अर्थव्यवस्था है
तो उस अर्थव्यवस्था का नाम भारत है। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। आज से 20 साल पहले कोई दिल्ली में खड़े होकर ये कहता कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तो शायद भरोसा नहीं होता। दुनिया के लोग हमारा उपहास उड़ाते, लेकिन अभी आजादी का अमृत महोत्सव निपटा है और प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया जब आजादी के 100 साल होंगे वो 2047 का साल होगा, और 2047 के साल में जब आजादी 100 साल की होगी तब भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगी। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्वप्न साकार करने में सफल होंगे। आज भारत की इतनी ताकत बढ़ गई है कि आप अगर अंगड़ाई भी लोगे तो परिणाम आएगा। मैं पुरानी कई बार चीजों को ध्यान रखता रहता हूं। हमारे नेता सुंदरलाल पटवा थे, कई बार बैठकों में कहा करते थे पटवा जी कि देखो भाई, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी दृष्टि जाती है और जितना मुझे दिखाई देता है उसके आधार पर मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि अगर भारत कभी भी सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश दोबारा से बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही बनेगा। तो तब हम लोगों को भी विश्वास नहीं होता था। हम लोग सोचते थे कि पटवा जी बड़े नेता हैं तो थोड़ा भाषण अच्छा वो देते ही थे, लेकिन कोई सुआ नहीं, डोरा नहीं और डायरेक्ट सोने की चिड़िया, तो उस समय भरोसा नहीं होता था। लेकिन आज आप छोटी छोटी चीजों को अगर देखोगे और गुणों के जो करना भी आपको चाहिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आपको ध्यान आएगा कि आज सुई भी है और डोरा भी है, देश भी है, ताकत भी है, टेक्नोलॉजी भी है, साख भी है, और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 2047 में भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगी। ये बड़ी यात्रा, बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के सामने है। अब स्वाभाविक रूप से जब आप सबको ऐसा लगता होगा कि मैं जो बात कर रहा हूं वो केंद्र की है, वो लोकसभा के चुनाव की है। लोकसभा का चुनाव तो 24 में है। कई लोगों को यह भी लगता है कि भाई 24 में तो जीत ही जाएंगे, मोदी जी से किसी को दिक्कत है ही नहीं। लेकिन मैं आप सब लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं, चुनाव कोई भी हो, अगर जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती है। अगर जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की ताकत बढ़ती है, और जीतते हैं तो डबल इंजन की सरकार से काम करना भी आसान हो जाता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। अरविंद भदौरिया जी और ओपीएस जी यहां बैठे हैं, इनको ध्यान होगा, ये भोपाल में रहते हैं। जब कमलनाथ की सरकार 1.5 साल थी, मैं केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री था, तो प्रधानमंत्री आवास बांटने का समय आता था, तो चूंकि मैं मध्य प्रदेश का हूं, ये मध्य प्रदेश को ज्यादा मिल जाए इसका मैं ध्यान रखता था। तो मैंने कमलनाथ जी के समय 20 लाख मकानों का आवंटन मध्य प्रदेश को दिया। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। कमलनाथ जी को लगा ये तो आवास, प्रधानमंत्री आवास है, अगर 20 लाख लोगों को और मिल जाएगा तो लोग नरेंद्र मोदी को यस देंगे। तो उनने लिखकर हमको मना कर दिया था कि हमारे पास मैचिंग ग्रांट नहीं है। अगर
गरीब का भला भी केंद्र सरकार को करना है तो ब्रिक्स राज्य की सरकार ही है। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे बनाना है तो राज्य सरकार का भी सहयोग जरूरी होता है। मध्य प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार होती है तो आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि गरीब कल्याण के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। कभी भी किसान की फसल पर ओले गिरे, पाला गिरा और फसल नुकसान हुई तो हमारा मुख्यमंत्री आपके खेत में खड़ा हुआ दिखाई दिया होगा। कमलनाथ ने कभी ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। फिर किसान सम्मान निधि का मामला हो, लाडली बहना का मामला हो, लाडली लक्ष्मी का मामला हो, सीखो कमाओ युवाओं के लिए योजना का मामला हो, संबल योजना का मामला हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मामला हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का मामला हो, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। और केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार की पीठ पर खड़े होकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। और इसलिए जरूरी है कि अगर 2047 के व्यापक स्वप्न को साकार करना है तो नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाना होगी। केंद्र में तो सरकार बनाना ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी बनाकर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना है। और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं को प्राणपण से जुटना होगा। नवंबर माह में चुनाव है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे बीच में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है। हमारे बीच में सांसारिक परेशानियां होना स्वाभाविक है, लेकिन हम सबके मन में एक ही बात ध्यान में रहना चाहिए, हमारी पसंद नापसंद एक तरफ है। मैं किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार और कमल के फूल के पीछे खड़ा हूं। हमारी निष्ठा चुनाव चिन्ह पर है और इस चुनाव चिन्ह के लिए हम सब एक तरफ से प्राणपण से छूटेंगे तो परिणाम आएगा। कहने के लिए उपलब्धियों का बड़ा पिटारा है आपके पास। मुझे नहीं मालूम अरविंद जी ने उपलब्धियों का कोई साहित्य बांटा है, आपको नहीं बांटा। अगर नहीं बांटा है तो वितरित करना चाहिए। हाँ, अभी किताब देने वाले हैं। मैं समझता हूं जितना वो बता रहे थे उससे भी कई गुना ज्यादा अटेर सहित पूरे भिंड जिले में विकास का काम हुआ है। और राजनीति काय के लिए? राजनीति में अगर हमने किसी को जिताया तो अगर वो विकास का काम नहीं कर रहा है तो रोज जलेबी तो कोई खिलाएगा नहीं। जनता की अपेक्षा विकास की है। अगर हम विकास में परफॉर्म कर रहे हैं तो विकास और जन कल्याण के नाम पर हमारा मूल्यांकन होना चाहिए, हमारे दल का मूल्यांकन होना चाहिए। हम मंडल में, शक्ति केंद्र पर, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। कौन चुनाव लड़ेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी अरविंद भदौरिया आपके प्रतिनिधि हैं। अरविंद भदौरिया के समय में जो विकास का काम हुआ है वो आपको समझना पड़ेगा कि अरविंद भदौरिया ने नहीं किया, आपने किया है। और जब आप चुनाव के लिए काम करोगे तो आपको यही ध्यान में रखना पड़ेगा, ये काम और किताब और ये परफॉर्मेंस, ये मेरी पार्टी का परफॉर्मेंस है। मेरी पार्टी का परफॉर्मेंस है तो ये मेरा परफॉर्मेंस है, मेरी उपलब्धि है।
और आप भाजपा को वोट दीजिए। कल आपके और काम कराकर हम आपकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। कोई व्यक्ति अकेला चुनाव नहीं लड़ता। ए बी सी डी किसी को भी टिकट मिले, चुनाव तो कार्यकर्ता को ही लड़ना पड़ता। नेताओं में मतांतर होते हैं, हो भी सकते हैं, और सांसारिक होने के कारण संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन चुनाव लड़ने वाले कितने होंगे? ज्यादा ज्यादा 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने ही होंगे ना। और कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है? इनमें तो कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है ना। तो जीतेगा कौन? कार्यकर्ता ही जीतेगा ना। कार्यकर्ता ही जीतेगा और कार्यकर्ता को ही जिताना है। तो आप सब तैयार हो गए? नहीं, सब तैयार नहीं है लग रहा है। आगे अधूरे हाथ उठा रहे। जो तैयार है जरा हाथ उठाओ। बहनें भी तैयार है? दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांधो और जोरदार संकल्प करो। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जिताने के लिए घर घर जाएंगे। नाराजगी होगी तो मिटाएंगे। कमल का बटन दबाएंगे। सबका सम्मान करेंगे। जनता की सेवा करेंगे। विकास का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाएंगे।